Hello student, as like brother and sister, welcome to 30AZ YouTube चैनल बाय ऑनलाइन गुरु। आज का फोकस स्टडी का जो टॉपिक है वो है दिन पा। जैसा आपको लिखा हुआ है बोर्ड पे DNPA, दिन पा, दिन का पेपर, दिन का न्यूज़, दिन का समाचार। तो जो भी डेली न्यूज़पेपर है, दिन पा का मतलब क्या है, DNPA, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आज हम अपने पेपर की एनालिसिस करेंगे और उसके मेन हेडलाइंस के बारे में जानेंगे और उस हेडलाइंस के अंदर क्या है उस चीज़ों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई इसमें फालतू न्यूज़ या क्षेत्रीय न्यूज़ नहीं है, यह राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे स्पोर्ट्स से संबंधित, गवर्नमेंट के स्कीम से संबंधित सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। रिसर्च से भी संबंधित है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा जो रिसर्च रिपोर्ट दिए जाते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है पेपर में, जो आपके आते हैं डेली। तो आपको किसी प्रकार की पेपर, चाहे वो हिंदी पेपर हो या इंग्लिश पेपर हो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक वीडियो के माध्यम से ही पर डे रेगुलर का आप जो है कि अपने आप के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जो कंपटीशन के फोकस से इम्पोर्टेंट है, जो आपके जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको इस वीडियो के ही माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह डेली आपको न्यूज़ दिन पा प्रदान करता रहेगा। तो हमारा जो, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है मेन वो आपको बता देते हैं कि किस पे हम बात करने वाले हैं या किस पे पेपर के तो हेडलाइंस है, क्या पेपर के हेडलाइंस है। तो आज जो पहला हमारा पेपर का हेडलाइंस है वो सभी वयस्कों को सतर्कता डोज निःशुल्क गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। जो प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है, एक्चुअली में पहले क्या था कि पहले 60 साल से एबव एज को ही दिया जा रहा था। उसमें भी क्या था कि जो स्वास्थ्य कर्मी थे और फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा था, जो निःशुल्क दिया जा रहा था। उससे जो कम उम्र के लोग थे, मतलब उनसे कम, हम बात करें वयस्क के बारे में, जो 18 से 59 एज के बीच में थे, उनको क्या था कि उनका चार्ज था, जो वैक्सीन का डोज का जो चार्ज मूल्य था उसको आपको पे करना था। लेकिन क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट ने इसको निःशुल्क किया, वो भी इसको बताऊंगा। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इस्तीफा श्रीलंका के बारे में। आपको पता है कि श्रीलंका में इस समय आपात इमरजेंसी चल रहा है, क्योंकि वहाँ की वित्तीय व्यवस्था पूरा ध्वस्त हो चुका है। तो क्या कारण था कि वहाँ के राष्ट्रपति ने बिना इस्तीफा दिए श्रीलंका छोड़ के भाग गए हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीबीएसई 12वीं की रिजल्ट यूजीसी द्वारा बता दिया गया है कि कब जारी किया जाएगा, और यूजीसी ने नोटिस जारी किया है अन्य यूनिवर्सिटियों को कि आप जो अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल रहे हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए, उसको डेट को आप एक्सटेंड करें, और जब तक 12th का रिज़ल्ट नहीं घोषित हो जाता है तब तक आप अपने लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन का वो ख़त्म ना करें, उसको और बढ़ाएं। आप ये बताएं इसमें, तो इस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, संसद में नई व्यवस्था। एक संसद में नई व्यवस्था बनाई गई है। संसद में क्या नई व्यवस्था है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। या सदन के दोनों सदनों को रूल बनाया गया है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, या दोनों के लिए लागू किया गया है। इसमें अधिकतर क्या किया गया, संसदीय शब्दों का प्रयोग न करें, उसके पे बनाया गया। तो इस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट जो देखते हैं टॉपिक वो है राम सेतु। राम सेतु क्या है, राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने का केंद्र के मंत्री हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कोर्ट से अपील किया है, सुप्रीम कोर्ट से अपील किया है। तो उसमें क्या है स्टेटमेंट, वो भी आपको बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मोबाइल कंपनी ओप्पो पर एक जुर्माना, एक नोटिस जारी किया गया है सरकार द्वारा 4,389 करोड़ रुपये, जो है कि इस पर जारी किया गया है, क्योंकि इसको दिया गया कि जो सीमा का जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है या बिजनेस से रिलेटेड होता है, आयात किया जाता है, उन्होंने इसमें क्या है भ्रष्टाचार किया है, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित यहाँ पे केस है। तो इसको भी जानेंगे क्या है। फिर PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रेजेंट टाइम में कितना सफल है, इसके उद्देश्य क्या है या कब लागू किया गया था, इसके बारे में बताएंगे। ज्ञानव्यापी प्रकरण मंदिर, बनारस में ज्ञानव्यापी जो प्रकरण मंदिर पर विवाद चल रहा है, उसमें हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा क्या सुनवाई किया जा रहा है, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनका क्या मान्यता है वहाँ पे, तो कोर्ट में क्या क्या सुनवाई के दौरान बताई गई,
हिंदू पक्ष के वकील द्वारा और उसमें क्या मामले हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई है। कृषि मंत्रालय की मृदा परीक्षण रिपोर्ट आई है, मतलब कि कई राज्यों को बताया गया है कि यहाँ की जो खेती की जो मृदा है, मिट्टी है, वहाँ की उर्वरक शक्ति बहुत ही तेज़ी से कम हो रही है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्राएं खेत में, मिट्टी में बहुत कम हो गई हैं, कहीं कहीं तो न के बराबर है। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे सबसे बहुत ही मिट्टी की जो गुणवत्ता है बहुत ही ख़राब क्वालिटी का हो गया। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्या होता है, कैसे निर्धारित किया जाता है इस टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं रुड़की IIT। रुड़की IIT के 175 वर्ष पूरे होने पे जारी होंगे, सरकार द्वारा नए विशेष प्रकार के सिक्के जारी होंगे रुड़की IIT के 175 वर्ष पूरे होने पे। तो हम जानेंगे कि रुड़की IIT क्या है और प्रेजेंट टाइम की IIT में क्या अंतर है। आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, रुड़की IIT पहले के समय में नाम था, प्रेजेंट टाइम में उसका नाम सिर्फ IIT रख दिया गया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो हम इस पर भी देखेंगे क्या है हमारा सरकार के द्वारा, कौन सरकार, क्या राज्य सरकार तो कभी नहीं करेगी, केंद्र सरकार ही नए विशेष प्रकार के सिक्के जारी करती है। तो इसमें क्या है, इस सिक्के का डिज़ाइन क्या होगा, वजन क्या होगा, इसमें क्या क्या मिश्रण किया जा रहा है, कब होगा, इसका दाम कितना होगा। 175 रुपया का जारी किया जा रहा है, तो आप ये मत समझिए कि 175 रुपया का मिलेगा, नहीं, यह बहुत ही ज़्यादा चार्ज का मिलने वाला है। वो मैं लास्ट में आपको इस पर जब चर्चा करूंगा तो बताऊंगा इसका दाम क्या रखने वाले हैं गवर्नमेंट। तो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा 11वां पॉइंट। 11वां में क्या है, शोध, जो रिसर्च है, रिसर्च से संबंधित बताएंगे कि भारत और विश्व में शोध संस्थानों की क्या स्थिति है, शोध पे कितना अपना देश भारत खर्च करता है, विदेश अमेरिका और ब्रिटेन या हम कहें दक्षिण कोरिया या इजराइल, ये कितना अपने रिसर्च पे खर्च करते हैं, अपने GDP का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं, और जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले इतना कम वैज्ञानिक क्यों हैं, ये भी बात करेंगे। स्वाधीनता के बाद कितने वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार भारत में पाए और स्वाधीनता से पहले विज्ञान के क्षेत्र में कितने नोबेल पुरस्कार पाए, इस पर भी बात करेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में शोध की दशा और दिशा क्या है भारत और विश्व में, दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षण सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है वो क्या है, उसके आधार पे भी बताया जाएगा। तो उसका रिपोर्ट क्या है, भारत में PhD जो शोध संस्थानों को लेकर है, उसके बाद उस टॉपिक पर भी बात किया जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं टॉपिक वाइज। अब जो है चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो पेपर में पढ़कर टाइम वेस्ट करते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं टीवी पे तो बिल्कुल अपना देखिए, कभी भी इस प्रेजेंट टाइम में आप टीवी न्यूज़ बिल्कुल ना देखिए। तो सिर्फ वीडियो के ही माध्यम से जो भी है सब एक रेट सही है, आप पेपर में मैच भी कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और फ्रेंड्स में सर्किल शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो भी अपने डेली न्यूज़ अपडेट पाते रहें। जो दिनपा है, दिनपा से जुड़ जाइए भाई, ये दिन बंधु है, दिनपा हम और आपसे जुड़े रहेंगे इसी माध्यम से। तो हम बात करेंगे न्यूज़पेपर के पहले हेडलाइन के बारे में। तो वो हमारा है कि सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि 15 जुलाई से सभी वयस्कों को फ्री में, जो सरकारी केंद्र है वैक्सीनेशन सेंटर का, वहाँ पे फ्री में वयस्कों को वैक्सीन लगाया जाएगा। आखिर सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया, आइए जानते हैं। आपको बता दें, इससे पहले 15 जुलाई से पहले क्या था कि सरकार ने जो है 60 साल से एबव एज के जो स्वास्थ्य कर्मी थे और फ्रंट लाइन थे, उनके लिए जो वैक्सीन था वो कोरोना वैक्सीन वो फ्री में लगाया जा रहा था सरकारी सेंटरों पर। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में मैं बता दूं कि अभी भी जो कोरोना वैक्सीन का जो डोज का शुल्क है वो देना पड़ता है, और 15 जुलाई के बाद भी देना पड़ेगा। जो प्राइवेट कोरोना सेंटर है, वैक्सीनेशन सेंटर है, या हॉस्पिटल में लगाए या आप दुकान पे लगवाएंगे तो आपको उतना शुल्क देना ही पड़ेगा। लेकिन अब सरकारी जो केंद्र बनाए गए हैं उन पे आप लगाएंगे तो 15 जुलाई से फ्री में दिया जाएगा। तो आपको बता दें, वयस्कों की जो हमारे देश में है वो संख्या कितना है और 60 साल से ऊपर जो संख्या है उनकी कितना है, तो आप बता देता हूँ। वयस्क जो है, वयस्क को बोला जाता है वयस्क, और 60 साल से एबव, 16 ईयर एबव, जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, जो वयस्क हैं उनका हमारे देश में जो संख्या, वयस्क 18 टू 59 वर्ष,
18 साल से 59-60 के बीच में जो एज में आते हैं उनको वयस्क बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। आपको भी पता है क्योंकि वोट देते होंगे तो पता होगा। 60 साल से ऊपर जो है वो बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं, या जो भी आप एबव एज मान सकते हैं। तो इनको वयस्क की जो हमारे देश में संख्या है वो 77 करोड़ है, 77 करोड़। ये लक्षित है। लक्षित का मतलब थोड़ा सा अधिक या कम भी हो सकते हैं, लगभग इन्हीं के 77 करोड़ के बराबर वयस्क की जनसंख्या है। और हम बता दें कि जब प्रिकॉशन डोज लेने की बात आई और सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि आप कोरोना के फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, जो सेकेंड डोज है उसके पहले था उनका गाइडलाइन कि 9 महीने के बाद आप प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं सेकेंड डोज के। लेकिन अब सरकार ने जो DCGI ने गवर्नमेंट ने जारी किया है गाइडलाइन, उसमें क्या है कि आप सेकेंड डोज के 6 महीने के बाद ही आप प्रिकॉशन डोज, सतर्कता डोज ले सकते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की उसके बाद भी 77 करोड़ लोगों ने, आपको बता दें सिर्फ 1% ही इसमें ऐसे व्यक्ति हैं, 1% ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सतर्कता डोज ली है। बाकी 76% लोगों ने अभी तक वैक्सीन सतर्कता डोज लगवाया ही नहीं है, सिर्फ सेकेंड डोज तक लगवाए हैं। इसमें जो 60 ईयर वाले हैं उनकी जो जनसंख्या में वो है 16 करोड़। इन लोगों को क्या है कि जो स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स है इनको गवर्नमेंट फ्री में वैक्सीनेशन सरकारी केंद्रों पर लगवा रही थी। इन्होंने क्या है कि इनकी जनसंख्या जब फ्री में दे रही थी तो 26% लोगों ने, इसमें से 26% लोगों ने सतर्कता डोज लगवाई है। इनके लिए फ्री में नहीं था तो 1% लोगों ने लगाया। वो भी कौन भाई? जो बड़े होंगे, जो पैसा डोज का दे सकते हैं, जो भी है 250, 300, 400 चार्ज होगा दे सकते हैं, वही लगवाएंगे। तो इसमें वही लोग लगवाएं जिनके पास पैसा है, और इसमें फ्री में था तो 26% लगवाएं। जबकि यह देखा जा रहा है कि देश में प्रेजेंट टाइम में कोरोना का जो 4th वेव है वो क्या है कि कोरोना का जो संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि 4th स्टेज आने वाला है कोरोना का। तो इसके मद्देनज़र गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है। और आपको बता दें कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो देश में देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षगांठ का अमृत महोत्सव मना रही है। इसके उपलक्ष्य में 15 जुलाई से 75 दिन का एक अभियान चलाया जा रहा है सरकार द्वारा। तो 15 जुलाई से 75 दिन जोड़ लीजिए। इसमें आप किसी भी सरकारी संस्थाओं पे जाकर फ्री में वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके आप जो है वैक्सीन फ्री में लगवा सकते हैं। तो आप जरूर कोरोना से बचना है तो आप जरूर सतर्कता डोज लेना ही होगा, आप भी लीजिए। और हम 16 जनवरी 2021 से चलाया जा रहा है। और अभी तक इस दिन से लेकर आज तक मैं बता दूं तो 199.12 करोड़ डोज जो है लगाया जा चुका है। 199.1 करोड़ डोज कोरोना का लगाया जा चुका है, जिसमें से 96% लोग पहली डोज, जिसमें 2 भाग में डिवाइडेड करें तो 96% जो है कोरोना के पहली डोज लेने वाले हैं, और 87% जो लोग हैं वो कोरोना के दूसरी डोज लेने वाले लोग हैं। मतलब लगभग सेम ही है। जो पहला कोरोना का लिए हैं वो दूसरा भी ले चुके हैं, इसलिए अब तीसरा डोज जो है सतर्कता डोज लगाया जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पेपर के हेडलाइन पे। तो हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है हमारा इस्तीफा दिए बिना श्रीलंका से भागे गोटाबाया। गोटाबाया कौन है? श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं। तो आपको बता दें श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल लागू है। और यहाँ पे क्या है कि गोटाबाया जो है कि जो प्रदर्शनकारी है वहाँ के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी संसदीय भवन हो, सरकारी ऑफिस कार्यालय हो, तो वहाँ पे लोगों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं इनका जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे प्रदर्शनकारियों का क्या है कि कब्जा हो गया है। तो आपको बता दें कि सबसे रोचक तथ्य की क्या है कि प्रदर्शनकारी जो है राष्ट्रपति के घर में, राष्ट्रपति भवन में घुसकर उनके किचन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि वहाँ पे जाके श्रीलंका के लोग
ऐसो आराम जो 7 स्टार जैसे होटल में आ गए हैं, ऐसा फील हो रहा है प्रदर्शनकारियों को। तो वहाँ से क्या है, गोटाबाया अपना जान बचा के भाग निकले हैं सीक्रेट रास्ते से हुए। तो ये जब भागे हैं तो श्रीलंका से भागे तो ये मालदीव पहुँचे। मालदीव वायुसेना के, श्रीलंका के वायुसेना के एक विशेष हेलीकॉप्टर से उनको मालदीव ले जाया गया। मालदीव जब गए तो वहाँ के मालदीव का जो वायुसेना जो उड्डयन विभाग है, मालदीव उड्डयन विभाग, पहले तो उन्होंने अनुमति नहीं दिया वायुसेना के जहाज़ को उतरने का। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहम्मद नशीद क्या हैं कि वहाँ के मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और वर्तमान में संसद के वहाँ पे स्पीकर हैं। इस वजह से उनके हस्तक्षेप से वायुसेना के विशेष विमान को, श्रीलंका के राष्ट्रपति के विमान को उतरने दिया गया। और वहाँ की टीवी चैनलों या मीडिया के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति गोटाबाया के साथ 13 लोग आए और यह उम्मीद या चर्चा में वहाँ पे चल रहा है कि गोटाबाया हो सकता है कि यह सिंगापुर जा सकते हैं और वहाँ से यह राष्ट्रपति की इस्तीफा जो है दे सकते हैं। और जब ये श्रीलंका छोड़ के भागे तो यह श्रीलंका के एक नए राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किए। जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे उन्हीं को यह कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किए। उनका नाम है, आप देख सकते हैं, रानिल विक्रमसिंघे। तो रानिल विक्रमसिंघे प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। तो इस वजह से जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं उनका भाग सिंगापुर जाने का चर्चा में है या भागने की चर्चा में है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो सुर्खियों की टॉपिक है वो है सभी शिक्षण संस्थान 12वीं रिजल्ट का करें इंतज़ार। मतलब हमारा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यूजीसी, उसके जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में जगदीश कुमार, इन्होंने शिक्षण संस्थान जो विश्वविद्यालय हैं इन्होंने क्या नोटिस जारी किया है या फिर आदेश दिए हैं कि आप 12वीं के रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। जो आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एडमिशन को लेकर, उसको रिज़ल्ट तक और रिज़ल्ट के बाद भी पर्याप्त समय दें अपने प्रवेश प्रक्रिया में। तो इसलिए जो है कि इन्होंने क्या है नोटिस जारी किया है और इंटर में जो परीक्षा दिए हैं उनके लिए इन्होंने एक संकेत दिया है कि इस महीने जुलाई के अंत तक 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। हमारा तीसरा पेपर का टॉपिक है वो है संसद में नई व्यवस्था। तो संसद में आपको नई व्यवस्था के तहत बता दें कि हमारा जो लोकसभा सचिवालय है उन्होंने असंसदीय शब्द शीर्षक का एक क्या है कि संकलन तैयार किया है जिसमें शब्दों को रखा गया है। उन शब्दों को क्या है कि आपको बता दें, इसमें मानसून सत्र के दौरान चर्चा के जब मंत्री चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अगर इन असंसदीय शब्दों का प्रयोग, अभद्र शब्दों का प्रयोग, एब्यूज जैसे शब्दों का प्रयोग, खालिस्तानी जुमलाजीवी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ के लोकसभा के जो स्पीकर हैं या राज्यसभा के जो सभापति हैं वो निर्णय करेंगे कि यह शब्द व्यक्ति जो मंत्री है गलत बोल रहा है और उन्हें क्या है कि वो उस चर्चा के दौरान आपको सदन से बाहर भी कर सकते हैं। तो उन्हीं शब्द संकलन को थोड़ा देखिए। और एक चीज़ और बता दूं कि लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द शीर्षक के तहत दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और 2020 में राष्ट्रमंडलों की संसद में असंसदीय घोषित ऐसे ही शब्दों एवं वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है जिसमें बताया गया है कि जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, जयचंद, कोविड स्प्रेडर। बहुत लोगों ने मंत्री एक दूसरे पे आरोप लगाए कि यह अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और यह मंत्री कोविड स्प्रेडर के रूप में काम कर रहे थे। तो वो भी प्रयोग अब संसद में नहीं करना है। कब से, किस तारीख से नहीं करना है वो आगे बताता हूँ। कोविड स्प्रेडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। एब्यूज, ड्रामा, ब्रिटेड, करप्ट, हिपोक्रेसी, इनकम्पिटेंट जैसे शब्दों का प्रयोग असंसदीय शब्द में आएगा, इसको भी नहीं करना है। शकुनी, तानाशाह, खालिस्तानी, खून से खेती जैसे शब्दों का प्रयोग भी अब असंसदीय शब्दों में आएगा, संकलन में आएगा। अगर आप मंत्री जी आप देख रहे हैं वीडियो तो आप इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना संसद में कीजिएगा, नहीं तो आप मानसून सत्र के दौरान, चर्चा के दौरान आपको बाहर भी किया जा सकता है स्पीकर और सभापति द्वारा। तो आपको बता दें कि मानसून सत्र शुरू हो रहा है
हमारे सदनों में वो जो है कि 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो आपको पता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, इलेक्टेड हो रहा है, प्रेसिडेंट कैंडिडेट का इलेक्टेड हो रहा है, वो 18 जुलाई को चुनाव है। और इससे पहले 18 जुलाई को ही मैं बता दूं कि मानसून सत्र का दौर भी शुरू हो रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। और इसमें मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने 17 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, जिसमें अपने नेताओं को या बहुत सारे नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को इनवाइट किए हैं। उस सर्वदलीय बैठक में जो है कि 18 तारीख का डिसाइड किया जाएगा कि राष्ट्रपति या किन जो है कि अपना समर्थन मांगेंगे लोग कि राष्ट्रपति को जो केंद्र सरकार या हम कहें बीजेपी की सरकार जो अपने कैंडिडेट को खड़ा किए हैं उनको जिताने का प्रयास करेंगे, उनके बारे में उन बारे में रणनीति बनाएंगे। तो 18 तारीख को चुनाव होने वाला, क्या रिजल्ट आएगा वो बाद में देखेंगे। तो ये है हमारी संसद की नई व्यवस्था कि लोकसभा सचिवालय द्वारा असंसदीय शब्द संकलन तैयार किया गया है, जिसमें मंत्रियों को यह निर्धारित किया जाएगा कि उन्हें यह शब्द नहीं उपयोग करना है मानसून सत्र में चर्चा के दौरान। तो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं क्या है। तो टॉपिक है राम सेतु। राम सेतु को क्या किया गया है कि राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने पर विचार कोर्ट करेगी। तो हम बता दें बीजेपी के एक नेता मंत्री हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने क्या है कि दायर याचिका किया है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किए हैं, उसकी सुनवाई 26 जुलाई को कोर्ट के द्वारा तय किया गया है। आपको बता दें कि इनके द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि आप केंद्र को निर्देश दीजिए कि केंद्र को निर्देश देना कि कोर्ट के अनुरोध किया गया है। इनके याचिका में कहा गया है कि केंद्र को निर्देश देने का कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि राम सेतु है वो केंद्र जो है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्मारक जो राम सेतु है घोषित किया जाने वाला है, इसका कहाँ पे है, ये क्या चीज़ है। तो आपको बता दूं कि तमिलनाडु राज्य में, भारत के जो दक्षिण साइड है, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पवन द्वीप, 2 द्वीप है, एक पवन द्वीप है, एक है मन्नार द्वीप। तो पवन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच में चूना पत्थर की बनी एक श्रृंखला है, उसी को हम बोलते हैं राम सेतु। उसी को जो है कि केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका, उसमें कहा गया है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, केंद्र सरकार को यह अनुमति कोर्ट दे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक का, वो है सीमा शुल्क के चोरी के मामले में जो चीनी कंपनी ओप्पो है, ओप्पो को 4,389 करोड़ का नोटिस जारी किया गया है डीआरआई के द्वारा। डीआरआई राजस्व खुफिया निदेशालय। डीआरआई क्या है कि यह देश में अप्रत्यक्ष कर चोरी जो टैक्स है उसकी चोरी करते हैं। किस रूप में? अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट रूप में नहीं, इनडायरेक्ट रूप में अप्रत्यक्ष कर चोरी जांच करने वाली यह डीआरआई ड्राई जो है कि हमारे देश की एजेंसी है। तो आपको बता दें कि यह ओप्पो को इससे पहले वीवो को 60,000 करोड़ रुपए के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज कर दिया गया था और उसके खाते को फ्रीज कर दिया गया था। तो जितने या आप मतलब कई महीनों से या मैं कहूँ 2022 से आप बहुत सुनते आ रहे हैं कि चाइना की कंपनियों को इतना करोड़ रुपए के लिए केस किया गया या इन पे जांच बैठाई गई है। आखिर यह चोरी कैसे कर ले रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चोरी कैसे कर रहे हैं, कर का, टैक्स का, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल रहा है। आखिर जो 4,000 से ऊपर करोड़ रुपया बचाएगा उसको 5-10 करोड़ 100 करोड़ देना होगा किसी को घूस के रूप में, तो आराम से दे देगा। तो इस समय में प्रेजेंट टाइम में आखिर सरकारी तंत्रों में या सरकारी एजेंसियों में लोग घुसखोर बैठ गए, भ्रष्टाचार इतना बड़े स्तर पे हो रहा है कि 4,000 से अधिक करोड़ों रुपए का घोटाला हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है सरकार को। वीवो में 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। बाद में कोई अगर सीरियस एजेंसी है वो चेक कर रही है तो उसमें घोटाला पाया जाता है। आखिर इतने बड़े स्तर पे घोटाला क्यों हो रहा है देश में, या कहीं ना कहीं संदेह
संदेह परक है कि सरकारी संस्थाओं में जो कर्मचारियों में भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो कितना अधिक है। क्या यह भ्रष्टाचार जो है कि पहले के मुकाबले इस समय भारत में बढ़ा है या नहीं, आप कमेंट करके बताएं। और हमारा जो है भ्रष्टाचार नियामक एजेंसियों को यह आग्रह है कि आप ऐसे कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते रहें इन चाइनीज़ वालों पे, चाइना वालों पे, हरामियों पे, इन नठुल्लों पे, या बोले इन ड्रैगन वालों को। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो हम टॉपिक 8वें की बात कर रहे हैं, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो योजना है केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2015 यानी 2015 में स्वतंत्रता के दिन 15 अगस्त को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसको हम आम मतलब कि एक चर्चित भाषा आयुष्मान भारत योजना इसी को बोलते हैं, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ही। इसमें जो लक्ष्य रखा गया है, इस योजना को जब बनाया गया तो एक लक्ष्य तय किया गया कि देश के 50 करोड़ नागरिकों को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया जाएगा, जिसमें 10 करोड़ वंचित परिवार होंगे। इसमें क्या होंगे? 10 करोड़ वंचित परिवार फैमिली। 10 करोड़ वंचित परिवार के तहत 50 करोड़ नागरिकों को कवर किया जाएगा, यह लक्ष्य रखा गया इस योजना में। और आपको बताएं, इस योजना के तहत जो वंचित परिवार है 10 करोड़, उनमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि दिया जाता है स्वास्थ्य के रूप में। इसमें 1400 महंगे इलाज भी इस योजना में शामिल किया गया है, जैसे आपका न्यूरोलॉजी हो गया, खोपड़ी से संबंधित प्रॉब्लम हो गया, हार्ट से, हड्डी से, ऑर्थोलॉजी से रिलेटेड बीमारियां हैं। ऐसे 1400 महंगी इलाज जो हैं कि इसके अंदर 5 लाख तक अधिकतम बीमा दिया जाता है, मुफ्त में 5 लाख तक इलाज किया जाता है। आपको वो बता दें कि अब तक जो है कि 18,25,000 लाख परिवार लोगों को यह गोल्डन कार्ड, इसमें एक कार्ड बनता है। अगर आप कैशलेस नहीं होता कहीं कार्ड के द्वारा, जैसे हम लोग क्या है कैशलेस निकालते हैं, पेटीएम कर देते हैं, या फिर कार्ड के द्वारा कहीं पेमेंट करते हैं, मॉल में जाते हैं बाजार के लिए तो कार्ड, ATM कार्ड होता है, उससे कर देते हैं। ATM कार्ड से हम पैसे निकाल लेते हैं। मोबाइल में क्या एप्लीकेशन हो गया, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़ॉन पे इत्यादि बहुत सारे हैं, डिजिटल पेमेंट कर देते हैं। तो उसी तरह जो है कि आपको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा जो कैशलेस होगा, उसी को हम बोलते हैं गोल्डन कार्ड। आयुष्मान गोल्डन कार्ड के नाम से जाना जाता है। और अब तक प्रेजेंट टाइम तक 18,25,000 लोगों का गोल्डन कार्ड बन चुका है, जबकि लक्ष्य कितना है? लक्ष्य है 10 करोड़ परिवार। हुआ कितना है? 18 लाख से अभी थोड़ा सा ऊपर। तो यह बताइए 2015 में योजना शुरू होती है 15 अगस्त 2015 और आज है 15 जुलाई 2022। 15 जुलाई 2022 कितने साल हो गए? 7 साल। 7 साल। तो मैं यह सरकार से कहूँगा कि अपने इस प्रक्रिया को, अपने इस योजना को रफ्तार दें, तेजी से, जिससे ये 18 लाख अभी 1 करोड़ भी नहीं पहुंचे। आपका लक्ष्य 10 करोड़ परिवार है, 50 करोड़ नागरिक हैं, अभी आपको ये 18 लाख परिवार ही दिख रहे हैं। क्यों इस आंकड़ा में इतना कम है? आप अपनी योजनाओं को गति दें और जितनी प्रत्यक्ष रूप से पारदर्शिता ला सकें आप उतने तेजी से पारदर्शिता करते हुए आगे बढ़ें और अधिक से अधिक पर वंचित परिवार, ये वंचित परिवार कौन आते हैं? गरीब मजदूर आते हैं। वो गरीब मजदूरों को जल्दी से जल्दी आप लाभ दिलाइए, यह मेरी आपसे आग्रह है, क्योंकि मुझे यह कष्ट हो रहा है इतनी कम संख्या देखकर। यह लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। 7 साल हो गए। और मैं बता दूं कि ये जो है कि गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है, तो जो लोग अभी इस योजना के लिए अप्लाई कर चुके हैं वो गोल्डन कार्ड भी बनवा लें, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में आप कैशलेस दवाई के रूप में, इलाज के रूप में, ऑपरेशन के रूप में आप उस कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह आपकी सहूलियत के लिए गोल्डन कार्ड बनवाया गया है, तो आप भी इसको बनवा लें अभी भी।
तो अगला टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक है वो है, हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा चर्चित क्या है, ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद, या इसी को आदि विश्वेश्वर नाथ मंदिर मस्जिद विवाद। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी के द्वारा तर्कों के आधार पे कुछ कहे गए, वो तर्क क्या है वो देखिए। तो उन्होंने, जो विजय शंकर रस्तोगी है, उन्होंने बोला कि औरंगजेब के फरमान पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, औरंगजेब के फरमान पर ही मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। भूमि का जो स्वामित्व जो है मंदिर का ही रहा है, ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य नहीं है जिससे कहा जा सके कि वक्फ गठित किया गया था। मतलब कि ऐसा कोई दस्तावेज या प्रमाण नहीं है जिससे कहा जा सके कि कोई कमेटी गठित की गई थी उस समय। और राजा, उन्होंने एक और तर्क दिया कि राजा जो है कि भूमि का मालिक नहीं होता है, राजा जो है कि उस प्रजा से या उस भूमि के स्वामित्व से टैक्स वसूली करता है। उन्होंने कहा, कौन अधिवक्ता, विजय शंकर रस्तोगी ने कहा, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने कहा है। औरंगजेब ने कभी भी मालिकाना हक उस पर नहीं जताया। मंदिर परिसर की जो बाउंड्री वहाँ पे है वो हजारों वर्ष पुरानी है, जबकि मस्जिद के ढांचे जो हैं, मस्जिद के ढांचे से भी वो उसकी बाउंड्री मंदिर की पुरानी है। अतः इससे पूरा जो परिसर है ज्ञानवापी मंदिर का है, ये कहना है विजय शंकर रस्तोगी हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का। और यह मामला जो है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद में चल रहा है, इसलिए जो है कि इस कोर्ट के निर्णय क्या होने वाले हैं, अभी इस पे सुनवाई जारी है। तो आगे क्या निर्णय निकलेंगे उस पर तो वो कोर्ट ही डिसीजन या डिसाइड करेंगे। सो अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो टॉपिक में बात करते हैं कि एक जो है कि कृषि मंत्रालय की मृदा परीक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण आया है, उसके कुछ परिणाम आए। इसमें क्या कहा गया है कि कई राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के खेतों में, जो खेत हैं, जो मिट्टी है, उसमें जो फसल हम लोग बोते हैं, रोपे हैं, चाहे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, कुछ भी ये दाल तिलहन वगैरह करते हैं, तो जो फसलों के लिए आवश्यक जो तत्व हैं, मिनरल्स हैं, वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। इसके कारण हो क्या रहा है? तो कृषि मंत्रालय की मृदा परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है, और इसमें यह बताया गया है कि जो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसके कमज़ोर होने के कारण या परिणाम स्वरूप जो अनाज की मांग और पूर्ति है उसका जो संतुलन है उस पर असर पड़ रहा है। यानी हम कहें कि जो हमारे देश में जिस अनाज की मांग है, मान लीजिए गेहूं लेते हैं, गेहूं की जितनी मांग है उसकी आपूर्ति जो है, सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा है। तो प्रोडक्शन होगा तभी तो सप्लाई होगा। आखिर प्रोडक्शन में कमी क्या आ रहा है, उत्पादन में कमी क्या आ रहा है? तो एक एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में हम गेहूं लेते हैं। तो गेहूं क्या है, गेहूं का इस बार का उत्पादन कम हुआ है। गेहूं के कम उत्पादन होने के कारण जो सरकारी निर्धारित किया गया था कि इतना गेहूं खरीदा जाएगा, तो खरीदा जाएगा जिससे निर्यात भी किया जाएगा, लेकिन सरकारी खरीद, गेहूं के कम उत्पादन के कारण सरकारी खरीद कम हुआ है। इसलिए सरकार अपने बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए गेहूं का निर्यात जो है, एक्सपोर्ट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि पहले अपने देश की तो पूर्ति हो, बाद में किसी दूसरे को देखेंगे, विदेश को देखेंगे। तो इसलिए कम उत्पादन गेहूं का हुआ है हमारे देश में, इसलिए सरकार बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए निर्यात पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब गेहूं का निर्यात दूसरे देशों में नहीं किया जा सकता है। और क्यों कमी आया है वो भी आपको थोड़ा बता रहे हैं। मंत्रालय के मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पे कि जो हमारे देश की मिट्टी है उसकी उर्वरक जो शक्ति है वो बहुत तेज़ी से घट रही है, बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। इससे क्या है, फसलों के उत्पादन जो है कि बहुत ही कम हो रहा है। इसमें मिट्टी में जो आवश्यक तत्व होते हैं, जो ज़रूरी तत्व होते हैं फसलों के लिए, उनकी कमी पाई जा रही है। तो यह कमी किस कारण हो रही है? इस कमी के कारण आपको बता दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन जो है,
नाइट्रोजन की 90 से 100% की कमी पाई गई है। नाइट्रोजन 90 से 100% की कमी पाई गई है। और इन राज्यों के मिट्टी के जो नमूने लिए गए उसमें 90% में, मिट्टी के नमूने में 90% में फास्फोरस की भी मात्रा कम पाई गई है। फास्फोरस की भी मात्रा बहुत कम पाई गई है, या कह सकते हैं 9 के बराबर पाई गई है। इससे फसलों की वृद्धि, फसलों का उत्पादन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। और नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, और इनके क्या कारण हो सकते हैं। मेजर जो 2 कारण होते हैं, पहला तो ये कि जो हम मिट्टी में केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, वो आवश्यकता अनुसार अधिक कर रहे हैं। जितनी हमको चाहिए उससे कई गुना केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि जो फसलों की जो क्रम है, जो फसलों की पद्धति है, हम उसको सही तरीके से सही समय पे नहीं अपना पा रहे हैं। इस वजह से ये जो है कि असमानताएं या फसल उत्पादन में कमी को पाया जा रहा है। 2 मेजर कारण है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि फसलों में जो महत्वपूर्ण तत्वों की कमी से समस्याएं क्या होती हैं। अगर मान लीजिए किसी फसल में नाइट्रोजन की कमी हो जाए, उससे कैसे आप पहचानेंगे, और पौधों में समस्याएं क्या आएगी, फास्फोरस से क्या आएगी, वो देखते हैं। आप देख रहे हैं नाइट्रोजन की कमी से क्या समस्याएं पौधों में या फसलों में आता है। अगर नाइट्रोजन कम हो तो नाइट्रोजन का काम क्या है कि फसल की जो पत्ती होती है, चाहे वो किसी भी फसल की जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। आप देखे होंगे गाँव में भी, शहरों में भी, सड़कों पर भी। जो हरी फसलों की जो पत्तियां हरी होती हैं, तो हरी जो रहती हैं वो नाइट्रोजन के ही कारण रहता है। तो नाइट्रोजन पत्तियों को जो हरा रहने में मदद करता है। इसकी कमी से क्या होता है कि जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो पीला पड़ने लगती हैं, जिससे उनका विकास जो है, फसलों का विकास रुक जाता है। और वो उनके लचीलापन, जो तना होता है उनका लचीलापन बहुत ही कम हो जाता है, और वह छोटे पौधे फसल के रूप में रह जाते हैं, जिससे थोड़ा सा भी दबाव के कारण क्या होते हैं, वो टूटकर बिखर जाते हैं, जिससे फसल नष्ट हो जाता है। यह नाइट्रोजन की कमी के कारण इतना होता है। तो फिर से बता दें, तो नाइट्रोजन जो है फसलों की पत्तियों को हरा रखने में मदद करता है। इसकी कमी के कारण जो पत्तियों में पीलापन हो जाता है, पीलापन पत्तियों में आप कहीं भी देखेंगे कि पत्ती पीला हो गया, तो आप समझ जाइए कि नाइट्रोजन की कमी है, इसको चाहिए नाइट्रोजन दवा का रूप। तो पीलापन हो जाता है, उसका वृद्धि जो विकास है वो रुक जाता है, उसका लचीलापन जो है कि वो कम हो जाता है, वह पौधा छोटा रह जाता है, और थोड़े से ही दबाव के कारण वह टूट कर बिखर जाता है नाइट्रोजन। अब हम देखते हैं फास्फोरस की कमी से क्या समस्याएं आती हैं। हमने देख लिया नाइट्रोजन की कमी से क्या समस्याएं पौधों में आती हैं। अब देखते हैं फास्फोरस की कमी से फसलों में क्या, पौधों में क्या कमियां आती हैं। तो आपको बता दें, फास्फोरस कमी हो तो पौधे के जो जड़ होते हैं ना, जड़ का जो विकास होता है वो रुक जाता है। यानी पौधों की जड़ें जो होती है बहुत ही छोटी रह जाती हैं फास्फोरस की कमी के कारण। यह बहुत ही डिफेक्ट है, बहुत ही मेजर डिफेक्ट है पौधों में। अब आते हैं पोटाशियम की कमी से। पोटाशियम की कमी से क्या होता है कि आप देखते हैं पौधों के पत्तियों पर रोग आने लगते हैं, कीड़े आने लगते हैं। तो पोटाशियम की कमी से पौधों में रोग होने लगते हैं। कीड़ों का जो कीट होते हैं, पतंग होते हैं, कीट पतंगों का आक्रमण होने लगता है, जिससे वो क्या करते हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं। अब पौधों या फसल के पत्ती पर रोग होने लगे, कि कीड़ों का आक्रमण होने लगे, तो वहाँ पे उर्वरक का और कीटनाशकों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। कीटनाशक उपयोग के बिना जो है कि उत्पादन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीमारी जब लग जाएगी, जब कीड़े लग जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म कर देंगे फसल को, पौधे को। इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि उर्वरक या रासायनिक खादों का हम लोग प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि जो कृषि की लागत होती है ना, वो बढ़ जाती है, मतलब खर्चे बढ़ जाते हैं, कृषि लागत बढ़ जाती है। अब ये सब समस्याएं ही होती हैं क्योंकि कृषि क्षेत्र में हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को कम कर देते हैं। क्यों कम, कारण क्या है, क्योंकि अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। दूसरा कि जो फसल की जो पद्धति है उसको हम सही तरीके से अपनाते नहीं। ये 2 मेजर कारण हो गया। मिट्टी में 12 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं।
अगर कोई मिट्टी या किसी भी क्षेत्र की मिट्टी उठाइए, अगर वो 12 तत्व मानक के रूप में पाए जाते हैं तो आप समझिए कि वो मिट्टी स्वस्थ है, खराब नहीं है। तो 12 तत्व कौन सा है उसको जानते हैं। पहला पीएच जीवाश्म कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरान, आयरन, जिंक और मोलिब्डेनम। तो इतने प्रकार के 12 तत्व आप देख सकते हैं। पीएच जीवाश्म कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कार्बन, मैग्नीशियम, बोरान, आयरन, जिंक और मोलिब्डेनम। इतने 12 तत्व जो है कि एक मिट्टी में पाए जाते हैं। अगर यह 12 तत्व मिट्टी में मानक रूप में पाए गए तो आप समझिए कि मिट्टी स्वस्थ है। अगर यह मानक रूप में कम या अधिक भी पाए जाएंगे तो समझिए कि मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो खराब है। अगर ये अधिक हो जाए तब भी खराब है, अगर ये कम हो जाए तब भी मिट्टी खराब है। चक्र पद्धति के लिए आपको क्या सही तरीका हो सकता है या उसकी लाभप्रद के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ लाभ के लिए आवश्यक कार्य किए जा सकते हैं, जैसे आपको कि फसल चक्र लाभप्रद या मिट्टी के उत्पादक बनाए रखना। मतलब कि आप जो फसल चक्र अपनाते हैं, जो गेहूं, धान, बाजरा इत्यादि सब आप बोते हैं, तो उसको कैसे उत्पादकता को बढ़ा सकें उसके लिए 2 तरीके बताए गए हैं। आप मृदा वैज्ञानिक फसल चक्र को अपनाएं। जो मृदा वैज्ञानिक फसल चक्र जो बताया गया है उसके अनुसार, उसके मानक के अनुसार आप अपनी फसलों का जो है कि अच्छे से रख रखाव या जो भी बुआई किया जाता है कर सकते हैं। दूसरा इसमें है कंपोस्ट के उपयोग का परामर्श दिया जाता है कि आप जो है कि नेचुरल खाद का प्रयोग करें। नेचुरल खाद का मतलब जैसे गोबर हो गया, गांव में आप देखते हैं कि गाय भैंस हो गए, बहुत लोग पाले रहते हैं, वो क्या करते हैं कि उसकी जो गोबर होता है उसको खूब बड़ी मात्रा में इकट्ठा करते हैं एक जगह, और वह जब ज़्यादा समय हो जाता है 3 महीने से 6 महीने के बाद, जब वो गोबर को क्या है कि खाद के रूप में निकाल कर अपने खेतों में छिटवा देते हैं। अब चाहे वो ट्रैक्टर के द्वारा छिटवाते हैं या अपने द्वारा छींट देते हैं, तो उससे क्या हो वो कंपोस्ट के रूप में, खाद के रूप में खेत को मिल जाता है, जिससे कार्बन और ज़रूरत तत्व जो है खेत में मिट्टी को मिल जाता है और फसल जो है उत्पादन आपका अच्छा होता है। तो आप गोबर की खाद का प्रयोग कीजिए, कार्बनिक कंपोस्ट का प्रयोग कीजिए जिसमें कार्बन की मात्रा हो, और हरी खाद का उपयोग कीजिए जिससे फसल की उत्पादक को बढ़ाया जा सकता है या अच्छी बनाया जा सकता है, जिससे मिट्टी में क्या होगा, कार्बन और ज़रूरत तत्व बढ़ाए जा सकते हैं जो कि फसल के लिए आवश्यक होते हैं। जो हमने पहले बताया कि 12 तत्व आवश्यक होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तो महत्वपूर्ण तत्व हो गए जो चाहिए ही चाहिए फसल को, क्योंकि फसल की वृद्धि, फसल के जड़, फसल का उत्पादन, फसल की पत्ती, ये सारा चीज़ें उसी पे डिपेंडेड है, 3 एलिमेंट पे ही, तत्वों पे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रुड़की आईआईटी के 175 वर्षगांठ पे जो है कि एक सरकार द्वारा 175 रुपये का विशेष प्रकार का सिक्का जारी किया जा रहा है, उसको देखते हैं। क्या 175 वर्ष पूरा होगा उस दिन 175 रुपये का क्या होगा, विशेष प्रकार का सिक्का जारी होगा जो होगा 35 ग्राम का, 35 ग्राम का होगा। इसमें 35 ग्राम में 50% चांदी होगा, 50 जो प्रतिशत होगा वो चांदी होगा। मतलब कि 17.5 ग्राम क्या होगा, 17.5 ग्राम चांदी होगा। और क्या होगा, उसमें जो मिश्रण होंगे 50% जो है कि चांदी होगी, 40% तांबा होगा और 5% निकिल और जिंक का मिश्रण होगा। इसका जो है कि जो है हम बात करें कि गोलाई जो उसका डायमीटर होगा वो कितना होगा, 44 mm होगा। और इसके जो सिक्के के मुख्य भाग पर आईआईटी रुड़की का जो प्रशासनिक भवन है, जो प्रशासनिक भवन है कि कौन सा प्रशासनिक भवन है, उसका नाम है जेम्स थॉमसन इमारत। तो जेम्स थॉमसन इमारत का जो है लोगो, फोटो, वो इस सिक्के के मुख्य भाग पर लगाया जाएगा। और केंद्र सरकार ने इस सिक्के का जो अनुमानित लागत है
वो बताई है 4,000 रुपये। 4,000 रुपया का 175 रुपये का सिक्का आप पाएंगे। महंगा इस वजह से है क्योंकि इसमें मिश्रण में जो चांदी और तांबा लगाया गया है, चांदी के वजह से यह महंगा है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो लास्ट आज न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन पढ़ेंगे वो है सर्च, शोध से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, विज्ञान के क्षेत्रों में शोध से संबंधित हमारे भारत में क्या स्थिति है और विश्व की तुलना किया जाएगा, भारत और विदेशों की तुलना किया जाएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और इजराइलों से, चीन से भी तुलना किया जाएगा कि क्या स्थितियां हैं। भारत सरकार की शोध के क्षेत्र में प्रोत्साहन की पहल क्या है, भारत सरकार कौन कौन से स्टेप्स कर रही हैं, यूजीसी जो है क्या कर रहा है। तो आपको बता दें कि किसी भी राष्ट्र या किसी भी देश के लिए उच्च शिक्षा एवं शोध जो है ना, उच्च शिक्षा, हाई लेवल, हाई क्वालिटी की एजुकेशन और रिसर्च जो है किसी राष्ट्र के विकास और प्रगति की ऋण होती है। मतलब अगर कोई राष्ट्र को हम कहें सही मायने में आत्मनिर्भर हो गया है, आत्मनिर्भर हो रहा है, तो आप या आत्मनिर्भर है तो आप मानिए कि उसकी उच्च शिक्षा और शोध की जो क्वालिटी है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है, बहुत ही अच्छे स्तर की है। अब इसमें क्या है कि भारत सरकार के द्वारा जो यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के अनुसार एक नियमावली जारी करते हुए कहा है कि अब जो ग्रेजुएशन होगा, अंडर ग्रेजुएशन, जो 4 साल के स्नातक की डिग्री के बाद, हम लोग पिछले समय में क्या करते थे कि स्नातक करते थे, 3 साल का होता था, करने के बाद क्या करते थे, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, मास्टर इसको बोलते हैं। मास्टर करने के बाद 2 साल मास्टर करने के बाद पीएचडी करते थे। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या हो गया कि अब जो आपका ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 4 साल की हो जाएगी। 4 साल के बाद आप क्या है कि पीएचडी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, नेट जेआरएफ कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि मास्टर या पीजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको ख़त्म कर दिया है, यूजीसी का कहना है। अब ये क्या किए कि पीजी को ख़त्म कर दिए तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। अब ये समझिए एक तरह से मास्टर की कोई वैल्यू नहीं रह गया। अब अंडर ग्रेजुएट की डिग्री 4 साल की और सीधे पीएचडी कीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो पीएचडी का कार्यक्रम है, कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। मतलब अब कोई रिसर्च करना चाह रहा है ग्रेजुएशन के बाद तो मास्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पीएचडी कर लेगा। मतलब अधिक संख्या में छात्र पीएचडी करने वाले मिल जाएंगे हर पीएचडी के कार्यक्रम में, या हम कहें कि हर जो है कि सब्जेक्ट या क्षेत्र में कह सकते हैं, जिससे शोध संस्कृति विकसित होगी। अब कोई पीएचडी कर लिया तो बहुत सारे शोध संस्थान जो है वैकेंसियां निकालेंगी, या बहुत सारे जो पीएचडी करने वाले छात्र होंगे वो रिसर्च करने लगेंगे। तो इससे हमारे देश में एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा जिसको हम कह सकते हैं कि शोध संस्कृति विकसित होने की उम्मीद जग जाएगी। अब इसके संदर्भ में बात करें तो भारत में शोध की मात्रा एवं गुणवत्ता की बात करें तो यह देखा जाता है काफ़ी चिंताजनक स्थिति है भारत में। मतलब कि बहुत ही कम अन्य देशों की तुलना में जो विकसित देश हैं, आपको बताते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि भारत जो है कि शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में अपनी जो जीडीपी है ना, भारत की जो अर्थव्यवस्था की पूरी जीडीपी का केवल 0.7% ही खर्च करता है भारत। जबकि चीन जो है, चाइना, वो अपनी जीडीपी का 2.1% खर्च करते हैं, और अमेरिका जो है अपनी जीडीपी का 2.8% खर्च करता है। जबकि भारत और चीन और अमेरिका की हम अर्थव्यवस्था की बात करें या जीडीपी की बात करें तो बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों की जीडीपी में। और यहाँ पे हम बात करें दक्षिण कोरिया, इजराइल जैसे देश अपनी जीडीपी का 4% खर्च करते हैं। अब इनकी तुलना में भारत का 1% भी जीडीपी का नहीं है जो कि शोध और नवाचार पर खर्च कर सके, वैज्ञानिकों पर खर्च कर सके, उनके शोधों पर खर्च कर सके, उनके अनुसंधान पर खर्च कर सके। ये स्थिति भारत में है। अब आपको बता दें कि यह ज़्यादा खर्च, इनकी जीडीपी भी ज़्यादा है और खर्च भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको प्रत्यक्ष
रूप से लाभ भी पहुंचता है। इन देशों की जो कंपनियां हैं वो जो है, जैसे दक्षिण कोरिया, इजराइल की जो 4% खर्च कर रहे हैं, तो इन देशों की जो कंपनियां हैं वो पश्चिम देशों की जो कंपनियां हैं उनके प्रतिद्वंदी हैं कंपनियों के, वो प्रतिस्पर्धा में काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं इस रिसर्च के कारण ही। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो आईआईटी है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उसकी स्थापना इसीलिए किया गया था ताकि देश के विकास में प्रौद्योगिकी को ये क्या करे, ज़्यादा मात्रा में प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी ला सके, जिससे देश को असली, या हम कहें देश को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अगर ये आईआईटी जैसे संस्थान हमारे देश में तकनीकी के रूप में ज़्यादा विकसित होने लगें, तकनीक के क्षेत्र में यह शोध करने लगें और उस शोध जो प्रयोगशाला में शोध करते हैं उसको बाजार में ले जाके उपयोग करने लगें, तो यह हमारा देश तकनीकी के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में काफ़ी आगे देश का विकास हो सकता है, काफ़ी आगे निकल सकते हैं और देश का विकास बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें भारत सरकार को ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। अपनी जीडीपी में जो शोध और नवाचार पे 0.7% खर्च कर रहे हैं, इसको बढ़ाना भारत सरकार को चाहिए। कि भारत में जो आईआईटी जैसे तकनीकी संस्थान हैं वो आज के समय में क्या कर रही हैं, अमेरिकी जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियों को पेशेवर आपूर्ति कर रही हैं। मतलब कि वहाँ के कर्मचारी के रूप में, वहाँ के नौकर के रूप में विदेशी कंपनियों को ये आईआईटी संस्थान आज के समय में उपलब्ध करा रही हैं। और आईआईटी जैसे तकनीकी संस्थान के लोगों को हमारे देश में दूसरी तरफ देखा जाए तो एक आईएएस के रूप में नौकरशाह प्रदान कर रही हैं। मतलब कि आईआईटी जैसे संस्थानों से आईएएस पीसीएस हमारे देश में ज़्यादा बन रहे हैं। उनका रुझान बाद में तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस तरफ आता है, जिनका मैं बता दूं आपको कि तकनीकी क्षेत्र से संबंधित उनका रत्ती भर योगदान या तकनीकी विकास में रत्ती भर योगदान नहीं होता है जो आईएएस पीसीएस बन जाते हैं। इसलिए हमारा जो भारत सरकार को यह ज़रूरी है कि उनको उस क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें और जो तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो तकनीकी क्षेत्र में ही अपने शोध को आगे बढ़ाएं और उस शोध को जो है कि बाज़ार में भी उसकी पूर्ति करें, उसकी उपलब्धता तकनीक की ले आएँ, जिससे देश का विकास हो सके। आगे सरकार का प्रयास के बारे में बात करेंगे। जब इन आंकड़ों को देखते हैं तो सरकार भी एक प्रयासरत कार्य कर रहा है। जैसे रिसर्च इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए ये क्या किए हैं कि एनआरएफ का क्या है कि गठन करने का प्रस्ताव दिया गया है। एनआरएफ क्या है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन गठन करने का प्रस्ताव किया गया है, सरकार के द्वारा प्रस्ताव किया गया है। मैं थोड़ा सा एक कमेंट भी दूंगा सरकार पे। तो इसके स्थापना से क्या होगा, एनआरएफ की स्थापना से क्या होगा कि जो शिक्षा जगत है, जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनको मंत्रालयों और उद्योगों के साथ संयुक्त किया जाएगा। संयुक्त कर देने से जो भी शिक्षण संस्थान है के दायरे में आते हैं उनके लिए रिसर्च के लिए मंत्रालय सरकार द्वारा उनकी क्या है कि बोल सकते हैं खर्च जो है होता है, रिसर्च में जो खर्च होता है उसकी आपूर्ति कर सकता है सीधे सरकार। और ये एक और कर सकते हैं कि इसको रिसर्च को बढ़ाने के लिए एक हम और उपाय कर सकते हैं कि जो भी हमारे उद्योग हैं और जो भी विश्वविद्यालय हैं उनमें एक गठजोड़ स्थापित कर दिया जाए और जो विश्वविद्यालय के द्वारा लोगों द्वारा जो रिसर्च किया जाता है वो उद्योग से जुड़कर उसे उनके प्रयोगशालाओं को उद्योग से जोड़कर सीधे मार्केट में उनके द्वारा जो शोधित किए गए वस्तु हैं या तकनीकी हैं उनको सीधे मार्केट में हम उतार सकें। ये कर सकते हैं, ये दूसरा उपाय हो सकता है। और आपको बता दें कि भारत जो यूजीसी है, जो हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, वो 2 तरह के फेलोशिप भी जारी करता है रिसर्च के ही क्षेत्र में। एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके माध्यम से क्या है कि यह जो है कि बच्चों को मतलब कि
जो शोधार्थी हैं उनको लेता है इसके माध्यम से और रिसर्च कराते हैं, जो कि कुछ जो है कि देश के विकास में भागीदारी होते हैं या देश के लिए लाभ होता है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं भारत की विज्ञान के क्षेत्र में दशा और दिशा। दशा और दिशा क्या है भारत की विज्ञान के क्षेत्र में? तो हम बता दें कि स्वाधीनता के बाद और स्वाधीनता से पहले, तो स्वाधीनता के बाद आज सरकार के द्वारा भारत का स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो स्वाधीनता जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से लेकर आज तक जो है कि कभी भी कोई वैज्ञानिक भारतीय भूमि से रिसर्च के द्वारा नोबेल पुरस्कार नहीं पाया है। और स्वाधीनता से पूर्व की बात करें तो डॉक्टर सीवी रमन, आपको पता होगा डॉक्टर सीवी रमन जो है भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाए थे। उनके बाद 3 वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में पाए, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र था वो भारत नहीं था। वो भारत के निवासी, भारत के मूल कहे हैं, लेकिन वो भारत का उनका कार्य क्षेत्र न होकर विदेशीय कार्य क्षेत्र था या रिसर्च क्षेत्र था, शोध क्षेत्र था। हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक एवं शोधार्थी भारत में क्या है कि क्यों नहीं है नोबेल पुरस्कार पाने वाले ज़्यादा अमेरिका और यूरोप में ही क्यों है, भारत में क्यों नहीं है? तो हम बता दें कि भारत में क्या है कि विज्ञान एवं शोधार्थियों को सामाजिक प्रतिष्ठा एवं हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा और न ही आर्थिक सुरक्षा दिया जाता है वैज्ञानिकों को। यहाँ वैज्ञानिकों को मूर्ख समझा जाता है, इसी वजह से न उनकी समाज में प्रतिष्ठा होती है और न ही कोई सरकार जो है उनको आर्थिक सुरक्षा देती है, न ही कोई आर्थिक पैकेज देती है। जबकि हम बात करें अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में तो शोध की समाज में बहुत कद्र होती है, उनको सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिया जाता है और सरकार द्वारा आर्थिक सुरक्षा भी दिया जाता है, आर्थिक सहायता भी दिया जाता है। इसी वजह से वहाँ नोबेल पुरस्कार पाने वालों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं हमारे देश में क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में लोग बहुत यूथ जो है हमारा नौजवान क्रिकेट में ज़्यादा रुचि रखता है। क्यों? कि वो क्रिकेट को बहुत ही एक उच्च स्तर समाज में दिया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये सब लोगों को क्या एक बहुत ही सम्मान दिया जाता है कि अरे यार ये बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, हम भी इनके जैसा बने। अगर सरकार के द्वारा अगर वैज्ञानिकों को भी ऐसा होने लगे तो हमारे देश से भी नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक निकलने लगेंगे और नए नए रिसर्च हमारे देश में खुद होने लगेंगे। तो आपको बता दें कुछ आंकड़ा है जो रिसर्च से रिलेटेड है कि हमारे देश में भारत में प्रति 10,000 आबादी पॉपुलेशन में प्रति 10,000 लोगों में सिर्फ 4 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो शोध क्षेत्र में लगे रहते हैं। प्रति 10,000 आबादी पर 4 लोग वैज्ञानिक शोध में लगे रहते हैं। जबकि हम अमेरिका और ब्रिटेन की बात करें तो प्रति 10,000 आबादी पे 79 लगभग 80 लोग वैज्ञानिक शोध में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ 4 लोग और उनके यहाँ 80 लोग, बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए यह भी कारण है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले अमेरिका और यूरोप में ज़्यादा हैं। एक बात और आपको चौंकाने वाली बता दूं कि भारत में जो उच्च शिक्षा हासिल करने वाले लोग हैं उनमें से सिर्फ 1% लोग ही शोध में काम करते हैं। मतलब जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते सिर्फ 1% लोग ही शोध के क्षेत्र में काम करते, बाकी लोग अन्य क्षेत्रों में जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? जबकि हमें पता है कि उच्च शिक्षा और शोध ही एक राष्ट्र के विकास के लिए ऋण होते हैं। उसके बावजूद भी सरकार द्वारा या हमारे द्वारा बहुत ही कम प्रोत्साहन है, बहुत ही कम लोग रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में। यह इस समय वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह जरूरी, आपको एक और बात बता दें कि हमारे जो स्कूल, विद्यालय या विश्वविद्यालय की बात करें, यूनिवर्सिटियों की बात करें तो जो प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला का जो स्वरूप है और प्रयोगशाला में जो मशीनें रखी गई हैं या केमिकल्स रखी गई हैं वो सब चीज़ें 1950 और 1960 के दशक में जो आधुनिक बोली जाती थी वो भी आज के समय में भारत में उसी स्वरूप प्रयोगशाला के स्वरूप में
प्रयोग कराया जाता है। मतलब इतना पुराना ढांचा हम लोग प्रयोग करते हैं, इतने पुराने रूल रेगुलेशन प्रयोगशाला के करते हैं। इसमें चाहिए कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को चाहिए कि अब प्रयोग से आ गया है वह समय कि प्रयोगशाला के स्वरूप को बदलें और उसमें नई नई टेक्नोलॉजी लाएं, जिससे प्रयोगशाला के स्तर को बढ़ाया जा सके और उसकी गुणवत्ता को आधुनिक रूप प्रदान किया जा सके। तो अब इसी में थोड़ा सा और भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार एक देखा गया है कि भारत देश भर में 7048 शोधार्थी जो है विज्ञान विषय में पीएचडी करते हैं। कितनी कम जनसंख्या, 7048 शोधार्थी केवल, जबकि करोड़ों में छात्रों की संख्या है उस विषय में करते हैं। वो भी पीएचडी उस विषय में करते हैं जिसमें नवाचारी पुट का समावेशन ही नहीं होता है। मतलब कि वो नए फ्यूचर के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग ही नहीं करते हैं। उनका जो शोध होता है ज़्यादातर अधिकतर सतही शोध होता है, जिससे सतही शोध होने के वजह से क्या होता है कि समाज एवं राष्ट्र को कोई खास ही लाभ ही नहीं होता है। सतही शोध करोगे भाई तो क्या लाभ होगा? टेक्नोलॉजी के रूप में करोगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के में शोध करोगे तब तो समाज को लाभ होगा। समाज की समस्याएं क्या है उस क्षेत्र में शोध करोगे तब तो लाभ होगा। अब ये देखो कि भूखमरी कितना है, इसमें शोध करोगे। अब ये देखो भाई, ये सब क्या है? तुम देखो कि समाज की रिक्वायर्ड क्या है, फ्यूचर में क्या है, किसान की समस्याएं क्या है, इनको कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, हेल्थ सेक्टर में कौन से नई टेक्नोलॉजी चाहिए, बीमारियों को खोज करने में हमें नए नए तकनीक की आवश्यकता होती है, उस क्षेत्र में करो। आप शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लोगों तक सभी तक पहुंचाया जा सके उस क्षेत्र में शोध करो, तब ना हमारा जो है कि देश को, समाज को भी लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा। देश जो है तकनीकी में भी आगे बढ़ेगा। अब इसमें क्या होता है, और जिसकी वजह से इनको ना अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी नहीं मिल पाता है। तो ये एक तथ्यों पर बात करेंगे कि भारत सरकार को कौन कौन से काम करने चाहिए, किस किस क्षेत्र में करने चाहिए जिससे इसमें आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं, उसको देखते हैं। और करना चाहिए कि भारत जो है कि विश्व में विज्ञान क्षेत्र में प्रतिद्वंदियों के क्षेत्र में भारत किस स्तर पे है। तो हम बता दें कि कोई भी देश जो है कि वैज्ञानिक क्षेत्र में शोधार्थी के रूप में एक जो है कि देश या राष्ट्र नोबेल पुरस्कार जो होता है, नोबेल पुरस्कार यह किसी राष्ट्र को दर्शाता है कि वह विज्ञान और शोध के क्षेत्रों में कितना सशक्त है और कितना विज्ञान के क्षेत्र में आगे है, विकसित है। और इसमें हमारा देश बहुत पीछे है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार जो है हमारा देश मुश्किल से 4 ही प्राप्त हुआ है। एक तीन प्राप्त हुए जो भारत के मूल निवासी थे, उनका जो कार्यक्षेत्र विदेश में ही था। एक ही जो है कि हमारे वैज्ञानिक जो भारतीय भूमि क्षेत्र से शोध में थे वो है डॉक्टर सीवी रमन, जो भौतिकी क्षेत्र में पाए थे। और अमेरिका और यूरोपीय जैसे ब्रिटेन देशों को देखा जाए तो वहाँ पे नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोगों की भरमार है। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या, हर साल आप सुनेंगे कि अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में पुरस्कार पाया और इस क्षेत्र में पुरस्कार पा लिया। तो ये दर्शाता है कि वह जो है कि विज्ञान में बहुत ही सशक्त हैं। और हमारे भारत की सरकार को तकनीकी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या को बढ़ाना चाहिए, जिससे विश्वविद्यालय में हो रही शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाए। और जो प्रयोगशालाएं हैं विश्वविद्यालय में वो जो है 1950 और 60 के दशक में आधुनिक माने जाने वाले को ही पद्धति को अपनाया जा रहा है। प्रेजेंट इस समय भी उस प्रयोगशाला को यह समय है कि उनको आधुनिक स्वरूप दिया जाए सरकार के द्वारा, ताकि हम विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार ला सकें, विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ाकर प्रयोगशाला और शोधार्थियों को अपने देश में उत्पन्न कर सकें और देश के विकास को सुदृढ़ कर सकें, ताकि हम भी हमारे देश के लोग भी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पा सकें और अपने देश की जो कहते हैं आत्मनिर्भरता है उसको और कंठस्थ कर सकें। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी रोज़ पेपर पढ़ने की आवश्यकता ना हो, वीडियो के ही माध्यम से वो भी
प्रतिदिन की नॉलेज से अपडेट हो जाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको काफ़ी लाभ इस वीडियो के माध्यम से पहुँचे। तो ऑनलाइन गुरु के चैनल 30 एजेड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू, धन्यवाद।